हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जो यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली की बात है, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम से पहले मेरे हिसाब से 2-3 बार देखिए। ये कंप्लीट रिवीजन में वो सब बात करेंगे हम एंशिएंट से लेके और जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है वहां तक सारी बातें करते हुए आएंगे कि एंशिएंट में किस तरह की चीजें होती थी। उसके बाद धीरे धीरे 1813 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1835 में क्या हुआ वो बात करेंगे। उसके बाद 1854 में बात करेंगे हमने क्या हुआ, 1857 में बात करेंगे। उसके बाद 1882 की बात करेंगे, 1902 की बात करेंगे, 1904 की बात करेंगे, 1968 की बात करेंगे और 1986 की बात करेंगे, 1992 की बात करेंगे, 2020 की बात करेंगे। यानी कि हर एक कमीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह के कमीशन आए हैं, किस तरह की कमेटीज आई हैं, कौन सा कमीशन पहले, कौन सा कमीशन बाद में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस कमीशन में क्या क्या मुख्य बातें हुई वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो फ्रेंड्स, हम डिटेल कोर्स में अगर हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो लगभग हम 10 घंटे में करते हैं, ये 10 हार्स में करते हैं। लगभग इतना टाइम लग जाता है डिटेल कोर्स में। लेकिन मैं आपको जो बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम तक लेके ही जाने हैं, बहुत जरूरी है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत आराम से चीजों को सुनना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in। ये अपनी वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन इस ऐप और वेबसाइट पे हम पढ़ते हैं। अगर इसी जून सेशन के लिए हम बात करें तो पेपर 1 का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें ऑल की 10 यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल क्रैश कोर्स के लिए रिकॉर्ड की गई है। और जो कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं लास्ट टाइम रिवीजन करूं, उसके लिए बहुत बेहतर हो सकता है ये कोर्स। ये 599 का है। और पेपर 1 के ही 500 प्लस PYQs हैं जो अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कि इसका आंसर यही क्यों है, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मुझे अभ्यास करना है 500 से ज्यादा क्वेश्चंस का, जो बेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी प्राइस 599 है। अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मेरी दोनों चीजें हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रॉपर हो जाए और मेरा प्रैक्टिस वाला सेशन भी हो जाए, तो दोनों कॉम्बो पैकेज 999 में है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो इस जून सेशन के लिए है, बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और दिसंबर के लिए जो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना चाहता है कोई भी स्टूडेंट डिटेल कोर्स के साथ, उसके लिए भी हमने हमारी जो वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है ना, वो इसी वेबसाइट पे www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे पूरा इन्वायरमेंटल साइंस आपको मिल जाएगा। और इसमें 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे 1999 में इस जून सेशन के लिए, यानी कि 1999 रुपए में। और ऐसे ही पेपर 2 अगर किसी का एजुकेशन है तो उसको भी 10 की 10 यूनिट्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी 1999 में है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अपनी हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट बातें करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट्स क्या होते थे, अगर हम एंशिएंट से शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, प्राचीन काल से हम शुरू कर रहे हैं और फिर हम मॉडर्न तक आएंगे और आते आते हम मॉडर्न में 2020 तक सारी बातें करेंगे। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें यहां तक बात सारी करते आएंगे। बिल्कुल पेशेंस के साथ सारी बातों को सुनना है। तो अगर एंशिएंट की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो अध्ययन के क्या क्या विषय होते थे, तो आपको पता है कि प्राचीन काल में वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें, है ना, तो 4 वेद होते थे। आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के बारे में अध्ययन करवाया जाता था। 6 वेदांग थे, है ना, और वेदांग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बात करूंगा। 6 वेदांग है ना, इनके बारे में मैच करने के लिए पूछा था। वेदांग की रचना क्या हुआ कि वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, तो 6 वेदांग है। उपनिषद के बारे में पढ़ाई की जाती है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप बैठ के शिष्य द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, एक तरह से उपनिषद है।
छह दर्शन की बात करेंगे, है ना, किस किस के दर्शन रहे हैं छह, जैसे न्याय दर्शन है, विशेषिका है, संख्या दर्शन है, योग, मीमांसा और वेदांता। यहां से भी आपसे मैच करने के लिए पूछते हैं। पुराण यानी कि हिस्ट्री की बात होती थी, तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, यानी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते थे, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ये होते थे। और आपको पता है जो वैदिक सिस्टम है उसका स्टडी का जो लैंग्वेज रहता था वो संस्कृत रहता था, और बुद्धिज्म सिस्टम के लिए पाली लैंग्वेज थी। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ओवरऑल जो एंशिएंट एजुकेशन की बात होती थी उसका अगर एक बार आपसे पूछा गया था कि मेन एम क्या होता था, बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास की बात होती थी। हर तरह से उसको क्या किया जाता था, विकसित किया जाता था। और एक तरह से मुक्ति, लिबरेशन एक मुख्य एम होता था पुरानी या एंशिएंट या प्राचीन काल की एजुकेशन के बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वेदांग की बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने वेदांग हैं और कौन सा वेदांग किससे रिलेटेड है, मैच करने से लिए पूछा जा सकता है। और एक दूसरा कि कौन सा बॉडी पार्ट से मैच करना है ना, कौन सा वेदांग। तो बॉडी पार्ट्स भी लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, शिक्षा वेदांग है। ये अपना रिलेट किस क्या है, इसमें फोनेटिक्स के बारे में बात की गई है। और हमारी ये जो नोज है, बॉडी पार्ट, यहाँ से ये बेसिकली प्रदर्शित किया जाता है नोज से। व्याकरण यानी कि ग्रामर, ठीक है, इसमें ग्रामर है और ये बेसिकली अपनी बॉडी पार्ट माउथ से है। छंद, छंद है, इसमें वैदिक मीटर्स है, ठीक है, और ये फीट से है, पैरों से है। निरुक्त, निरुक्त है एटिमोलॉजी यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई, ये अपने ईयर से है। ज्योतिष, ये बेसिकली आपको नाम से ही समझ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से, और इसका बॉडी पार्ट आई है। और कल्प, कल्प है वैदिक एक्शन, जिसमें एक तरह से जो वैदिक कर्मकांड किए जाते हैं कि किस तरह से किया जाएगा, कल्प। और ये हमारी आर्म्स यानी कि आर्म से, हाथों से है। तो ये बॉडी पार्ट्स है, ये बेसिकली कुल वेदांग है। और ये इसमें क्या क्या है, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ से आपसे मैच करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर बात करें, अगर दर्शन की बात करें तो छह मुख्य दर्शन रहे हैं। कौन कौन से दर्शन हैं ये भी आपसे मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। जैसे महर्षि कपिल का है सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन, महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन, महर्षि बादरायण व्यास का वेदांत दर्शन, महर्षि कणाद का विशेषिक दर्शन और महर्षि गौतम जी का न्याय दर्शन। तो ये आपसे डायरेक्ट मैच भी करवा लेते हैं कि कौन सा दर्शन किसका है, तो सीधा का सीधा आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ कुछ बातें की। उसके बाद जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स आपके पेपर में। देखिए इस क्वेश्चन को और पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए कि आप सही आंसर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एक आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि अगर आप सब चीजों से सहमत है, सब ठीक लग रहा है, तो मैक्सिमम इसको शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी एथिकल वैल्यूज मेरे हिसाब से बनती है। और आप इसको नोटिफाई करके, सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना मैं करना पसंद करता हूं, और ना मेरे लिए आपके और हमारे पास इतना टाइम है, तो हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसीडर्ड एज वेदांग्स इन द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें वेदांग माना जाता था। नीचे आपके वेदांग के नाम लिखे गए हैं और ये पूछा गया है कि प्राचीन भारत में किसे वेदांग माना जाता था। मैट्रिक्स तो हमने बात की है, छंद शास्त्र अभी, ग्रामर की भी बात की है, फोनेटिक्स की भी बात की है, कल्प की भी बात की है, एस्ट्रोलॉजी की, ये सारी तो थे, ठीक है, बिल्कुल थे भाई, बिल्कुल थे, है ना। इसमें एक और ऐड हो जाता निरुक्त, तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा चला गया, इसका डी चला गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं एंशिएंट के बारे में ही, कि जो हायर एजुकेशन होती थी एंशिएंट इंडिया में वो किस पे बेस्ड था, किसका मतलब उसमें उस सिस्टम में किस किस चीज को इंटीग्रेट किया जाता था, यानी किस किस चीजों को शामिल किया जाता था। बेसिकली जो प्राचीन भारत की उस शिक्षा होती थी उसमें, यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली नैतिकता, नीति, एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से शामिल किया जाता था। एथिकल कंडक्ट, ड्यूटी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स वर डीपली ऑन इनटू द एजुकेशन सिस्टम, गाइडिंग बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बेसिकली नैतिक आचरण, कर्तव्य और नैतिक सिद्धांतों को शैक्षिक प्रणाली में गहराई से बुना गया था, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों का मार्गदर्शन करता था। एक तो एंशिएंट में एक होता था नीति यानी कि एथिक्स, दर्शन, फिलॉसफी, हमने देखे थे डिफरेंट डिफरेंट दर्शन हुए हैं, जैसे न्याय हुआ है, सांख्या, विशेषिका, ये बेसिकली एक फिलॉसफिकल थॉट होता था। अगर प्राचीन भारत की शिक्षा में बात करें तो क्या क्या हो गया, एथिक्स हो गया, दर्शन हो गया। और अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स भी रहता था बेसिकली, है ना, क्योंकि आपने नाम सुना होगा चाणक्य जी का। और
तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स will not the sole focus. This treatise on statecraft and governance found its place in most institutions like Takshila, which trained students in skill like administration and diplomacy. अर्थशास्त्र एकमात्र फोकस न होते हुए भी शासन कला और शासन पर इस ग्रंथ ने तक्षशिला जैसे कुछ संस्थानों में अपना स्थान पाया, जो छात्रों को प्रशासन और कूटनीति जैसे कौशल में प्रशिक्षित करते थे। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट में, उनमें क्या क्या चीजें इंटीग्रेट की जाती थी। तो एथिक्स की बात की जाती थी, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को, यानी कि उसमें प्रशासन और कूटनीति जैसे चीजों को जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऐसा सिखाया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, क्या क्या ये हायरार्की याद रखना। दर्शन था, नीति था, नीति या फिर एथिक्स, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, और अर्थशास्त्र ये होता था। ठीक है, अगर हम एंशिएंट के बारे में ही बात करें तो एंशिएंट थिंकर रोट ट्रीटीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर, व्याकरण। बेसिकली प्राचीन विचारकों ने व्याकरण के विषय पर प्रबंधों की रचना की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में व्याकरण के या ग्रामर के क्षेत्र में किसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जैसे आपने पाणिनि जी का नाम सुना होगा, ये एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर थे और इन्होंने संस्कृत ग्रामर के लिए बहुत रिनाउंड थे, और इन्होंने आपको पता है अष्टाध्यायी लिखी है। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। उन्होंने व्याकरण और दंत्यात्मक पर एक व्यापक ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि बेसिकली आपको पता है रिनाउंड है योग सूत्र के लिए, लेकिन इन्होंने भी काम किया है बेसिकली ग्रामर में। ऑल्दो प्राइमरी फोकस ऑन द फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, Patanjali also wrote the Mahabhashya, an important commentary on Patanjali Ashtadhyayi, which provide insight into Sanskrit grammar. क्या लिखा है कि एक प्राचीन भारतीय ऋषि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है पतंजलि। हालांकि मुख्य रूप से योग दर्शन और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। पतंजलि ने महाभाष्य जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इनकी रचना भी पतंजलि ने की महाभाष्य की। तो इनका बेसिकली ग्रामर में रोल रहा है। इनके नाम ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब अगर हम पुराने इंस्टीट्यूशंस यानी कि एंशिएंट जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं उनकी बात करें, वो किस लिए फेमस थे, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ थे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तक्षशिला या तक्षशिला, इसको इस तरह से स्पेल किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। एक एंशिएंट टाइम में एक किस लिए था? रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेवरल कंट्रीज। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन 5th सेंचुरी। बेसिकली तक्षशिला में कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं सहित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसके नष्ट होने तक यह दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता रहा। इट वाज आल्सो नोन फॉर हायर एजुकेशन एंड द करिकुलम कंप्राइज द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड 18 शिल्प्स और आर्ट्स। बेसिकली पुरानी एजुकेशन थी जो आर्ट पे ज्यादा फोकस थी। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह है अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था। पाठ्यक्रम में प्राचीन धर्म ग्रंथों, कानून, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान और 18 शिल्प या कलाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं बात कर रहा हूं तक्षशिला के बारे में। और क्या है तक्षशिला में? तक्षशिला बहुत एक तरह से आपको पता है, एक यहाँ पे जो शिक्षक होते थे वो बहुत ही एक्सपर्टाइज थे, इसलिए बहुत फेमस था। और आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे बहुत ही लेजेंडरी जो बेसिकली शिष्य हुए हैं, जैसे पाणिनि तक्षशिला के ही स्टूडेंट रहे हैं। यह तक्षशिला अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता के कारण शिक्षा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके प्रसिद्ध शिष्यों में प्रसिद्ध भारतीय व्याकरणविद पाणिनि भी थे। याद रखना, आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी के सदस्य थे, तो तक्षशिला के। जीवक भी इसी यूनिवर्सिटी के सदस्य थे। जीवक वो शिष्य थे, ये भी ध्यान रखना है। जीवक प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे, आपको पता है। वो भी इसी यूनिवर्सिटी के क्या थे? स्टूडेंट थे या शिष्य थे। चाणक्य है ना, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, ये भी इसी यूनिवर्सिटी के क्या थे? शिष्य रहे हैं। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाणक्य, जीवक या पाणिनि कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र या शिष्य रहे हैं, तो आपको याद रखना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्ता प्रथम ने इसकी स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कुमार गुप्ता किसके सन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र थे।
और जिन्होंने कॉइन जारी किए थे, जो सिक्के जारी किए थे जिसपे किलिंग ए लॉयन की इमेज रहती थी, जिसमें शेर को मारने के चित्र वाले सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, कुमारगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन को। और क्या बात रखना है आपको, पता है नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज विजिटर आए थे जो विजिट किए। जैसे मैं आपको स्पेलिंग दिखा देता हूँ, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको देखना, जुआंग जेन हानसंग जैसे भी करते हैं ये देख लेना, ठीक है। और इत्सिंग है ना, आई किंग भी लिखा रहता है कई जगह। जैसे आपको स्पेलिंग आपके सामने, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करो आप देख लेना। ये बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी के विजिटर रहे हैं, और आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के विजिटर है जो चाइनीज रहे हैं, या कौन कौन से रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो हेनसांग है या जुआंगजांग है, बेसिकली ये स्टूडेंट रहे नालंदा यूनिवर्सिटी के योग शास्त्र के, ठीक है ना, याद रखना। योग शास्त्र इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और इन्होंने मेंशन किया कि उस टाइम जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, जिनका नाम था शीलभद्र, क्या नाम था, शीलभद्र, वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। उन्होंने कहा कि नालंदा के कुलाधिपति शीलभद्र योग में उस समय सर्वोच्च जीवित विशेषज्ञ थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, चांसलर का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नोट भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। एक बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता था तो एडमिशन का माध्यम किस तरह से एडमिशन स्टूडेंट्स को लिया जाता था, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था। और उस टाइम भी क्या होता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नोट में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवेश परीक्षा ली जाती थी उस समय भी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हम गलत कर देते हैं कई बार, इसलिए कि हमें लगता होगा नहीं यार उस टाइम तो क्या एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था, नहीं लिया जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और एक नोट है, इसको भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। और इस नोट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बेसिकली एंशिएंट इंडिया के अंदर दोनों तरह की फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से एजुकेशन सिस्टम मिलता था वहां पे, ठीक है ना। और गुरुकुल, जिनको आश्रम बोला जाता था, ये एक तरह से रेजिडेंशियल प्लेस होते थे जहां पे रह के सीखा जाता था, रह के शिष्य सीखता था। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ बॉयज को ही अध्ययन करवाया जाता था, क्या ऐसा नहीं है। बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे, यानी कि वुमेन भी एजुकेशन, जो ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को भी एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है, ये पीरियड उनमें भी एजुकेशन दी जाती थी। जैसे बहुत ही फेमस महिलाएं हुई हैं उस टाइम, जैसे गार्गी है, मैत्री है, लोकमुद्रा है, ये अन्य सब उस टाइम की बहुत फेमस जो रही हैं, है ना, विद्वान टाइप रही हैं उस टाइम की बहुत ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एंशिएंट इंडिया में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बॉयज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी या वुमेन के लिए भी अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसमें ऐसे एजुकेशन थी वुमेन्स के लिए भी, ठीक है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए कि Upanan ceremony, which is marked the initiation of a child into a study of Vedas, was performed for boys as well as for girls. बच्चों के वेदाध्ययन के आरंभ में अवसर किए जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते थे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि बालिकाओं के लिए नहीं किया जाता था। हाँ, किया जाता था, अभी हमने बात की। और आपको पता है 16 संस्कार है ना, हमने पढ़ा है। बच्चा जब गर्भ में आता है, माता जी के गर्भ धारण करने से लास्ट संस्कार होता है दाह संस्कार, है ना, जब अंत्येष्टि होती है तो बीच में 16 संस्कार होते हैं। तो उसमें भी एक उपनयन संस्कार है जिसमें वेदा आरंभ करते हैं उसके बाद। तो उसमें दोनों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को इसमें किया जाता था इस संस्कार में। तो ये बिल्कुल ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन इन आश्रम एंड गुरुकुल्स इन एंशिएंट इंडिया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि प्राचीन भारत में आश्रमों और गुरुकुल में बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी आगे बात करते हैं। जैसे ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर बाद पहले जिक्र किया था कि इन द अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वाज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन ऑफ। भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांशतः किन विषयों पर अध्ययन किया गया था? एग्रीकल्चर, मेडिसिन, आर्ट या लॉ? मैं आपको बता दूं, अर्लियर डेज जो थे हायर एजुकेशन पे वो ज्यादातर फोकस किया गया था बेसिकली आर्ट पे, कला पे। ये आपको ध्यान रखना है, कलाकृति पे बहुत ज्यादा, आर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
क्वेश्चन है, रेपुटेटेड स्कॉलर लाइक पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। आप सोच के देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है जो पाणिनि चाणक्य ये जो रहे हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, ये बेसिकली तक्षशिला यूनिवर्सिटी के रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट नालंदा के लिए नहीं है, यानी ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, तक्षशिला was a university known for its education in Indian art and science, especially medicine। बिल्कुल ठीक बात है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, अब अगर हमने बात कर ली, देखो एंशिएंट इंडिया तक हमने सारी बातें कर ली है, प्राचीन भारत की मैक्सिमम बातें हमने कर ली कि क्या क्या थे, वेदांत की बात कर ली, दर्शन की बात कर ली, यूनिवर्सिटीज की बात कर ली, कुछ कुछ है ना। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि आपको पता है 1600 के लगभग अंग्रेज आ गए थे, है ना, ब्रिटिश आ गए थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, है ना। तो उसके बाद से हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्या क्या बातें हुई वो भी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं हर एक की हम जैसे सबसे पहले रेगुलेटिंग आया, एक्ट आया, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी है। हमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन से शुरू में क्या क्या कहाँ पे क्या क्या वो बात करनी है। तो सबसे पहले बात करूं, 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया, और इस एक्ट में ये बोला गया, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन पे जो भी कंपनी की कमाई सरप्लस होगा, मिनिमम 1 लाख रुपए भारतीय एजुकेशन पे खर्च करना होगा। ये सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात बोली गई, क्योंकि कि आपको पता है जब विरोध होगा तो ये लॉलीपॉप देने वाली बात थी कि 1 लाख रुपए खर्च कर दो, तो थोड़ा शांत करने वाली बात थी। तो ये बेसिक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक बार इस तरह का स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना है कि आप कई बार पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिश है इन्होंने ये किया, रेलवे लाइन बनाई, ये करा वो करा, फिर आप उसको मतलब आप उनको प्रशंसा क्यों नहीं करते, उनको क्यों हर बार कोसते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उन्होंने अपने मकसद के लिए, हमारी लिए थोड़ी किया, अपनी पूर्ति के लिए चीजें की थी। तो वो उसको हम उनका, यानी कि उसके पीछे भावना क्या थी वो भी तो देखना पड़ता है ना हमें, तो इसलिए उसको हम करते हैं इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की बात हुई। उसके बाद 1835 में 2 फरवरी 1835 में मैकाले मिनेट आया, और आपको पता है मैकाले ने एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए बहुत जोर दिया। इन्होंने ये कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट है जो अंग्रेजी भाषा के अलावा पढ़ाता है ना, किसी भी भाषा में, अरबी में पढ़ा रहा है, हिंदी, संस्कृत, कोई भी भाषा में और पढ़ा रहा है, उसको किसी भी तरह का फंड ना दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को फंड दिया जाए जो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश मीडियम में सारी चीजें पढ़ा रहा हो। तो मैकाले मिनेट 2 फरवरी 1835 में आया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इन्होंने कहा, जोर दिया कि इंग्लिश एजुकेशन में ही सब चीजें इंग्लिश माध्यम में ही होना चाहिए। और मैकाले ने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी दी थी। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी किसने दी थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी मैकाले ने दी। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमें कुछ भारतीयों को क्या कर देना चाहिए, एजुकेट कर देना चाहिए, और उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे और भारतीयों को एजुकेट करें, यानी कि एक तरह से फिल्टर लगा दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। तो लिखा हुआ ना, ही ऑल्सो एडवोकेटेड दैट द गवर्नमेंट ट्राई टू एजुकेट ओनली ए फ्यू इंडियंस who would in turn teach the rest of masses। This is called the downward filtration policy। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपसे है ना, जैसे ये भी पूछ लिया जाता है कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम वाइसराय कौन था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये मैकाले मिनट्स आया 2 फरवरी 1835, तो उस दौरान 1828 से लेके 1835 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन थे, विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है, नाम भी ये भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना आप। उसके बाद ये नोट भी आपको संभाल के रखना है। बेसिकली क्या हुआ, जब आपको पता है कि 1835 में मैकाले मिनेट आया और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत ही ज्यादा जोर दिया कि अंग्रेजी भाषा में सब कुछ होना चाहिए। तो इस पे भारत सरकार ने बहुत ही क्विकली एक्ट किया, यानी कि भारत सरकार का मतलब उन्हीं की तो सरकार थी, एक्ट तो करना ही था, है ना। तो एक्ट किया, और बेसिकली बंगाल में इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, और इन्होंने इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की। सबसे पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना 1835 में। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है, आपसे पूछ भी लेंगे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब बना। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना 1835 में।
और हुगली कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में, ये बना 1836 में, 1836 में। आपसे ईयर पूछ लेते हैं, मैच करने के लिए भी पूछ लेते हैं, तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये सारी बातें आराम से सारी चीजें सुननी है और एक व्हाइट पेज लेके आप चीजों को नोट भी करते जाएं कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। और मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा, एथिकल वैल्यूज के हिसाब से, कि आप मैक्सिमम बच्चों को शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सबको इसका बेनिफिट मिले मेरे हिसाब से, वो और आपकी सब इच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं 1854 की, है ना, आप इसको हायरार्की को मैच करते हुए आना। 1813 की बात करी, उसके बाद हमने 1835 की बात करी, अब मैं और उसके बाद 35 और 36 में कॉलेज की बात करी है। 1854 में आया वुड डिस्पैच, क्या आया, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आया 1854 में, 1854 में। बेसिकली ये एजुकेशन से संबंधित था, वुड नाम है ना, और उन्होंने एक डिस्पैच किया लिख के कि भारतीय एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए। इसको बेसिकली मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है, याद रखना, है ना, इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सजेस्ट क्या किया, बेसिकली इन्होंने सजेशन दिया वुड डिस्पैच में कि प्राइमरी स्कूल है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो आपकी रीजनल भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको बोलते हैं। तो प्राइमरी स्कूल किस में होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल होना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर। एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ रीजनल भाषा होना चाहिए, और इंग्लिश लेवल जो इंग्लिश भाषा है वो होना चाहिए कॉलेज लेवल पे। तो इन्होंने एक तरह से तीन बात बताई कि प्राइमरी में क्या होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि रीजनल भाषा, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए, अंग्रेजी के साथ रीजनल भाषा, और जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन है उसमें इंग्लिश भाषा होनी चाहिए। ये वुड डिस्पैच में बात की गई। और अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम डिस्पैच कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, ये भी आपको याद रखना है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था। और एक बात और कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी मैकाले ने, उस थ्योरी का इन्होंने विरोध किया वुड डिस्पैच में। द डिस्पैच आल्सो रिजेक्टेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये भी याद रखना है। डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत को खारिज कर दिया, ठीक है, जो 1835 में मैकाले लेके आया था। उसके बाद हम बात करें 1857 के अंदर, आपसे यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। याद रखना 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। और उस टाइम जो वुड डिस्पैच आया था, है ना, वुड डिस्पैच आपको पता है 1854 में आया, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में उसके बाद ही स्थापना हुई 1857 में। और उस टाइम भारत का अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, कैनिंग था, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं इन यूनिवर्सिटी की भी हायरार्की देखें तो आपको मैं बता दूं कि जुलाई महीने के अंदर, जुलाई 1857 के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी आई, बॉम्बे और मद्रास, याद रखना। देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे, सॉरी कलकत्ता और बॉम्बे, सॉरी कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो दोनों है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे वर फॉर्म्ड इन जुलाई 1857, ये याद रखना है। कलकत्ता और बॉम्बे पहले आई है, और मद्रास जो आई है वो सितंबर 1857 में आई है। यहां से भी कई बार हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं हायरार्की के तौर पे। तो कलकत्ता और बॉम्बे पहले आई है जुलाई 1857 में, मद्रास में आई है सितंबर 1857 में। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो आई है 1882 के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, लाहौर। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपसे ईयर भी पूछ लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई, हायरार्की पूछ लेते हैं, तो इनको आप नोट करें। और कौन कब गवर्नर जनरल था ये भी याद रखें, आपको ये चीजें ये एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हंटर कमीशन आया 1882 में, तो आपको एक हायरार्की बन रही है ना, मैं बार बार कह रहा हूं। एंशिएंट के बाद हम 1813 पढ़ा, हमने 1835 पढ़ा, हमने 1836 में कॉलेज, 1835 में भी कॉलेज की बात की, फिर हमने 1854 वुड डिस्पैच, फिर हमने 1857 पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं 1882 के बारे में, ठीक है। 1882 में हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन क्यों आया, आपको पता है, इन कमीशन के नाम चेयरपर्सन के नाम से दे दिए जाते हैं। तो उसका चेयरपर्सन W हंटर थे। और बेसिकली ये आया कि जो वुड डिस्पैच आया था ना, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ये हंटर कमीशन आया। तो पूछा जाए कि हंटर कमीशन क्यों आया, तो जो वुड डिस्पैच आया था 1884 में, उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए बेसिकली आया। और उस समय जो भारत के वाइसराय थे वो कौन थे, भारत के वाइसराय थे रिपन, याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब हंटर कमीशन आया तो भारत के वाइसराय कौन थे, रिपन थे, क्योंकि 1880 से 1884 तक रिपन रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 1882 के बाद हम बात करें 1902 के बारे में,
और 1902 दिस इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, है ना, ये है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। और उस टाइम कौन था, उस टाइम कर्जन था, ये भी आपको याद रखना है। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1902 बाय कर्जन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए कर्जन के द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। और इस कमीशन ने बहुत सारी चीजें बात की, और क्या बात की, क्या रिकमेंड किया कि रिफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी सीनेट, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफिलेटेड कॉलेज इन द सीनेट एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ देम, यानी कि एक तरह से जो मॉनिटरिंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इस तरह की बातें इसमें की गई। लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसके जो मेंबर रहे हैं वो कौन कौन थे, थॉमस रेले थे, है ना, सैयद हुसैन बेलग्रामी एंड गुरदास बैनर्जी इसके मेंबर थे, किसके, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको मैं बता दूं, इंडियन यूनिवर्सिटी जो कमीशन है इसको हम बेसिकली रिले कमीशन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रिले आयोग। तो द रिले कमीशन फॉर्मली नोन एज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902। आपको पता है क्योंकि ये जो कमीशन का जो हेड था, है ना, हेड कौन थे, सर थॉमस रिले इसके हेड थे, जो लो मेंबर थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, है ना। तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे तो उन्हीं के नाम से इसको रिले कमीशन भी बोलते हैं। और रिले कमीशन ने बहुत ही ज्यादा सेवरल चेंजेस की बात की हायर एजुकेशन में। जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन की, और जहां से आपसे यूजीसी में क्वेश्चन भी पूछा है और आगे भी पूछने की संभावना है कि कौन से कमीशन ने जो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेज जो स्टैंडर्ड में नहीं है, सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं, यानी कि एक तरह से घटिया प्रवृत्ति के कॉलेज हो चुके हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, ये सबसे पहले किसने कहा, ये रिले कमीशन में बात हुई। आपसे पूछा गया भी क्वेश्चन है, इंक्लूडेड द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस, जिसमें घटिया कॉलेजों को बंद करना भी शामिल था। ये एक उनका काफी सारी रिकमेंडेशन थी, उसमें से एक रिकमेंडेशन ये। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि हम हायर एजुकेशन को लगभग अगर हम डिटेल कोर्स में बात करें तो 10 हार्स में कम से कम पढ़ते हैं, और मुझे यहाँ पे आपको पूरी वीडियो में सब कुछ बातें बतानी है, तो वो टाइम की लिमिटेशंस को देखते हुए मैं सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहुंचाने की आप तक कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपको पता है, जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में था, ये एक रिस्पॉन्सिबल था किस लिए, जो भारत में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, याद रखना। तो 1904 में क्या आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और इस एज पर द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इसमें क्या बातें की गई, 1904 वाले जो एक्ट है इसमें क्या बात की गई, यूनिवर्सिटी वर टू गिव मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च, विश्वविद्यालय को अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की बात की गई। द नंबर ऑफ फेलोज ऑफ ए यूनिवर्सिटी एंड देयर पीरियड इन द ऑफिस वाज रिड्यूस्ड, क्या किसी विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या और कार्यालय में उनकी अवधि कम कर दी गई थी। ठीक है, 5 लाख रुपीज वर टू बी सैंक्शन पर एनम फॉर 5 ईयर्स, या क्या 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की बात की गई। और गोखले जी ने इसको एक तरह से रिट्रोग्रेड मेजर कहा, यानी कि एक अच्छा कदम नहीं है, ये एक प्रतिगामी कदम है, ये इस एक्ट के बारे में इन्होंने बोला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के बारे में गोखले जी ने रिट्रोग्रेड मेजर या प्रतिगामी कदम कहा, किसको, इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को ये बात बोली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1719 में, और ये किस लिए आया, ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हमने शुरू में बात की थी थोड़ी देर पहले, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके अध्ययन के लिए आया, क्या सा, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद हार्टॉग कमेटी आई, वो 1929 में आई, है ना, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, तो यानी कि शिक्षा में सुधार के लिए हार्टॉग समिति आई, कब आई, 1929 में। ये कुछ चीजें, क्योंकि यहाँ से हायरार्की से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कमेटी कमीशन कब आया, किस ईयर में आया, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप चीजों को फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंशिएंट से हम चले थे, आपको थोड़ा ध्यान में बार बार करा रहा हूँ। एंशिएंट से चल के फिर हमने 1813 की बात की, फिर हमने 1835 की बात की, फिर हमने 1854 की बात की, फिर हमने 1857 की बात करी, और फिर हमने 1882 की बात करी, फिर हमने 1902 की बात करी, फिर हमने 1904 की बात करी, 1917-19 की बात कर ली, फिर 1929 की बात कर ली। ऐसे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और 2020 तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मुख्य बातें हैं वहां तक जा चलते चलेंगे हम। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद हम आ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद आपको भारत में आने वाला सबसे पहला एजुकेशन कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो 48-49 में आया,
और आपसे डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में आने वाला सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है जो 1948-49 में आया और इसके चेयरपर्सन रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, तो इसको राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। तो ये आपको ऊपर लाइन लिख भी दिया है, फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस द एम ऑफ ये देखो नाम है इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सिर्फ हमें ये नहीं सोचना कि सिर्फ इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के इशू को भी छुआ है, यानी कि उस पर भी बात की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज है उनका एम क्या होना चाहिए, यानी कि वो इस तरह से सिटीजन तैयार करें जो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अच्छे से निभा सकें, इस तरह के स्टूडेंट्स हमें तैयार करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस कमीशन की है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, कि इसी ने रिकमेंड किया किसकी, यूजीसी की स्थापना के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसने रिकमेंड किया, तो आपको मैं बता दूं इसका रिकमेंडेड किसने किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि राधा कृष्णन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया। और आपको पता है यूजीसी की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1953 में। अगर बात करें ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, जो 1956 का एक्ट आया उसके तहत ये क्या बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, 1953 में। और इसका रिकमेंडेशन किसने किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 52-53 में, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं फ्रेंड्स, इनकी हायरार्की याद रखना, ये आपको सीक्वेंस में लगवाने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो इसके जो हेड थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के, वो थे लक्ष्मण स्वामी मोदलियार, इसीलिए इसको मोदलियार कमीशन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1952 में जो दी उसमें क्या बोला कि स्कूल है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करने में, यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता को विकसित करने में स्कूलों का एक बहुत अहम रोल है। इसने ये मुख्य बात की सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके हेड थे लक्ष्मण स्वामी मोदलियार, तो इसको मोदलियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं 1958 के अंदर नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन ये सेटअप की गई। याद रखना ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक बार ये भी पूछा गया है कि नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन जो सबसे पहली बार बनी उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो उनकी चेयरपर्सन थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। इनका नाम भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1958 में, तो आपको ईयर फिर मैं बात कर याद करवा रहा हूँ कि ये ईयर आपको चलते हुए आ रहे हैं ना 1813 से दिमाग में एक मैप बनाओ, एक व्हाइट पेज लो और उसको जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उसको एकदम आप नोट करते हुए चलो, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो उसके बाद 1962 में हंसा मेहता कमेटी आई, जिनकी अध्यक्षता हंसा मेहता जी थे। 1962 के अंदर आई हंसा मेहता कमेटी। और हंसा मेहता कमेटी का क्या काम था, बेसिकली ये जान रहे थे कि जो करिकुलम बनाया गया है वो बॉयज और गर्ल्स में कहीं पे भी कोई डिफरेंस तो नहीं क्रिएट कर दिया गया, डिफरेंशिएशन तो नहीं है, मतलब कहीं भेदभाव तो नहीं किया गया। इसको चेक करने के लिए हंसा मेहता कमेटी अपॉइंट की गई 1962 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हंसा मेहता डिमांड बोथ इक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन with the delivery of proper social, economic and political justice to them। हंसा मेहता ने महिलाओं को उचित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के साथ साथ स्थिति और अवसर दोनों की समानता की मांग की कि हर तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हंसा मेहता कमेटी में बोला गया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं 1964 में वो कोठारी कमीशन आया, ठीक है, कोठारी आयोग आया। और कोठारी आयोग में एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था क्या, कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा गया कि भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है, ये किस कमीशन ने बोला, ये कोठारी कमीशन ने बोला। और इन्होंने ये कहा कि ये महज हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हमें ये पता लग गया है कि अगर हम कोई भी चीज तरह से किसी भी तरह का कोई चेंज करना चाहते हैं, हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, कल्याणपूर्ण चीजें विकसित करना चाहते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम ये सारे परिवर्तन, सारे चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं और सारी चीजें फिर हो जाएगी, नहीं, एजुकेशनली हमें अच्छा होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया नाउ बीइंग शेप्ड इन क्लासरूम। भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968।
तो एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, एंशिएंट के बाद हमने 1813 को पढ़ा, उसके बाद 1835 में पढ़ा, उसके बाद हमने 1854 को पढ़ा, उसके बाद हमने 1857 को पढ़ा, उसके बाद हम 1882 को हम पढ़ा, फिर 1902 को पढ़ा, फिर 1904 को पढ़ा, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद हमने स्वतंत्रता के बाद पढ़ लिया, 48-49 पढ़ लिया, उसके बाद हमने 52 की बात कर ली, 52-53 की बात कर ली, फिर 64-66 की बात कर ली। अब बात कर रहे हैं 68 की, जो भारत में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थे तब ये आई। और मैं एक बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई वो किसने रिकमेंड की या किसके बेस पे रिकमेंड थी, तो आपको पता है इससे पहले कोठारी कमीशन आया था 64-66 में, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68। इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या रिकमेंड किया इन्होंने रिकमेंड किया कि हमारी जो एजुकेशन है उस पे हमारी जीडीपी का 6% क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, 6% इसको हमारी जीडीपी का 6% हमारी शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, ये बोला गया। अब मैं आपको यही होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, और वो आंसर ये करना है, होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है, जैसे इन्होंने रिकमेंड किया कि हमारी जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी अब एजुकेशन पे अभी कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, यानी कि जीडीपी का अभी कितना परसेंट हमारी एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है। चलो, और इस पॉलिसी का एम क्या था? द पॉलिसी एम एट कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। नीति का उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये 1968 के बारे में बातें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने क्या बोला इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बात याद रखना, आपको मैं बता दूं, अडल्ट एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन की बात हम करते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये एक मुख्य रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। तो चलिए इस एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। देखो, emphasize that education need to be managed in atmosphere of utmost intellectual rigor, seriousness of purpose and of freedom essential for innovation and creativity। इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा का प्रबंध अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश के किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि एक तरह से स्वतंत्र रूप रह के, ऐसे नहीं कि हर चीज पे हम अपना अधिकार जता के या हर चीज को, बॉडी को हम कंट्रोल करके करें, नहीं, नवाचार या इनोवेट करना है तो हमें थोड़ा फ्रीडम एसेंशियल है, ये बात बोली गई। और यही एजुकेशन पॉलिसी है वो बेस किसका है? योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, ये भी आपको याद रखना है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में योग को शामिल करने का जो आधार है वो यही एजुकेशन पॉलिसी है 1986। और इस एजुकेशन पॉलिसी ने और क्या रिकमेंड किया? इसने रिकमेंड किया कि हर स्टेट में स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन होना चाहिए। इन्होंने कहा प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी कि हर एक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ये बात बोली गई, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, मैं अभी बताया कि कोई जो वर्कर है या कोई फार्मर है या इस तरह के लोग जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे रेगुलर, उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉलिसी आई कि ये एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग करिए, किसी की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। Advocating distance and open learning for higher level of formal education, the policy recommended continuing education from neo-literate and school dropout through जन शिक्षण निलयन। यानी यही बात बोली गई कि औपचारिक शिक्षा के स्तर के लिए दूरस्थ शिक्षा की वकालत इन्होंने की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की बात कौन सी पॉलिसी में की गई? 1986 की पॉलिसी में की गई, ये आपको याद रखना है ना, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल एजुकेशन मान लो। उसके बाद हम बात करें राममूर्ति कमेटी। बेसिकली राममूर्ति कमेटी है वो, उसकी स्थापना की गई 1990 में, 1990 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई? बेसिकली राममूर्ति कमेटी की स्थापना, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिव्यू करने के लिए राममूर्ति कमेटी की स्थापना की गई 1990 में।
और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1991 में, ठीक है ना। और उन्होंने कई तरह के रिफॉर्म की बात करी कि हायर एजुकेशन में कई तरह के रिफॉर्म होने चाहिए, ये बात की। तो आपसे सीधा ईयर पूछा जा सकता है, क्योंकि हायरार्की में भी लगाने के लिए पूछा जाता है। राममूर्ति कमेटी की स्थापना कब हुई? 1990 में, और 1991 में उन्होंने क्या दिया? अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद आपको पता है इस रिपोर्ट के बाद 1992 में एक POA आया, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। बेसिकली प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे, याद रखना। और इसके जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, ठीक है ना, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, ये बेसिकली कौन थे? श्री जनार्दन रेड्डी जी थे। और इसमें क्या बोला गया, इसने क्या रिकमेंड किया, ये बेसिकली आपको मैं बता दूं। जो एजुकेशन पॉलिसी तो दूसरी थी 86 वाली, उसी को रिफॉर्म करने की बात की गई है इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। और इन पे इम्फेसिस किया कि अडल्ट एजुकेशन है वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और उनका किसी भी तरह से कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात इसमें बोली गई। तो इसके अध्यक्ष कौन थे या चेयरपर्सन कौन थे? श्री जनार्दन रेड्डी जी थे, और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखना। ईयर भी पूछ लेते हैं। उसके बाद 1993 की बात करें तो 1993 में क्या आया? यशपाल कमेटी आई, यशपाल कमेटी रिपोर्ट। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि एक तरह से बैग का वजन कम करने की बात की गई कि हमें बिना बर्डन के सीखना है ना, बैग का बोझ ढोना नहीं है। तो आपसे ये भी एक बार पूछा गया था कि कौन सी कमेटी ने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की है? तो यशपाल कमेटी है 1993, इसने ये बात की कि लर्निंग है वो किसी क्या होनी चाहिए? विदाउट बर्डन होनी चाहिए, बिना किसी भार के, है ना। ये कीवर्ड याद रखना। अब फिर एक बार पूछ लूं, आप ईएस मैच कर रहे हैं प्रॉपरली? आपका दिमाग ठीक चल रहा है? अगर कंसंट्रेशन भंग हो रहा है तो एक बार 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो, वापस चीजों को दोहराओ कि अच्छा ये चीज थी, फिर वापस देखना शुरू करो, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन देखो, आप ये तो कभी मान के मत चलो कि कंसंट्रेशन हमेशा तक बनी रहती है। थोड़े टाइम बाद ध्यान भंग हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपनी फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, तब ये पॉलिसी की बात है। क्या है इसकी जो इसका मसौदा तैयार किया, बेसिकली चेयरपर्सन कौन थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जी इसके चेयरपर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जी इसके चेयरपर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी कि इन्होंने एक तरह से कोई भाषा नहीं थोपी जा रही है, यानी कोई भाषा विशेष थोपने की बात इन्होंने नहीं की कि यही भाषा में कुछ करवाना है। यानी कि मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एनईपी 2020, यानी कि बहुभाषी लचीलेपन अभी भी एनईपी का आधार है कि किसी भाषा को थोपना नहीं है, ये बात की गई। और इसमें एक एबीसी है, आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक तरह से जहां भी कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत फ्लेक्सिबल चीजें बताई गई है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें कि आप कहीं से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जो रिजिड सेपरेशन है आर्ट कॉमर्स साइंस इस तरह का नहीं है, और किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो क्रेडिट देंगे वो इसमें एबीसी के तहत, यानी इस वर्चुअल या डिजिटल स्टोर हाउस है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट अर्न बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। यानी कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है एक वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है, जिसमें व्यक्तिगत छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल है। यह छात्रों को अपने खाते खोलने, कॉलेजों या विश्वविद्यालय में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए विकल्प देने में सक्षम करेगा। बेसिकली कितना क्रेडिट उसने अपनी लाइफ पढ़ाई के दौरान कमाए वो इसमें आ जाएंगे। एक तरह से एक डिजिटल स्टोर हाउस है बेसिकली, ये याद रखना है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है कि जो 4 बेसिकली वर्टिकल हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी, 4 जो अपनी अपनी डिफरेंट ड्यूटीज रखेगी। ये 4 है, इनको हायरार्की में याद रखना है वर्टिकल रूप से। सबसे पहले जो फर्स्ट उन्होंने बात की कि एक होगा NHERC। NHERC क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये फर्स्ट वर्टिकल है, will serve as the common central regulator for the higher education sector which include teacher preparation, however it doesn't include legal and medical education। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नियामक परिषद पहला कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य
केंद्रीय नियामक के रूप में काम करेगा, जिसमें शिक्षक तैयारी भी शामिल है। हालांकि इसमें कानूनी और चिकित्सा शिक्षा शामिल नहीं है। तो सबसे पहला ये है जो HECI है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड है NAC यानी कि नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, जैसे नाम से ही एक्रीडेट करेगा ये। ए मेटा एक्रीडेटिंग अथॉरिटी विल बेस इट्स सेकंड वर्टिकल प्राइमरी ऑन द फंडामेंटल स्टैंडर्ड अपन सेल्फ डिस्क्लोजर, गुड गवर्नेंस एंड रिजल्ट, यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद एक मेटा मान्यता प्राप्त प्राधिकरण अपने दूसरे कार्य क्षेत्र को मुख्य रूप से मौलिक मानकों, खुले आत्म प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित करेगी। तो दो हो गए। तीसरा कौन सा है? HEGC। HEGC क्या है? द हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HECI थर्ड डिवीजन। ये HECI में 4 होगी, बात करे थे ना। तो तीसरा कौन सा है? HEGC यानी कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल विल स्टडी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फंडिंग एंड फाइनेंस। बेसिकली ये ग्रांट को स्टडी करेगा, नाम है ना ग्रांट, है ना, यानी कि फंडिंग और फाइनेंस की बात करेगा। और एक है GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल जो फोर्थ है, often known as graduate characteristics, इसका सीधा नाम से भी पूछा जा सकता है, will define desired learning objective for higher education program as the fourth vertical, यानी कि इसको स्नातक विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए चौथे कार्य क्षेत्र के रूप में वांछित शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करेगी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। A national higher education qualification framework will be created by GEC। ये भी याद रखना कि GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा बनाया जाएगा। तो ये 4 HECI हैं जिनको अलग अलग ड्यूटी दी जाएगी, ये बात की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो 4 कौन कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। उनका क्या क्या काम होगा, यानी क्या क्या ड्यूटी होगी, ये भी आपको सामने लिख दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या एम किया है कि 100% हमें ग्रोस इनरोलमेंट रेशो करना है स्कूल एजुकेशन में। मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। हायर एजुकेशन में आप देखोगे तो 2035 की कुछ बात होगी, यहाँ ध्यान रखना। ये कह रहा है कि NEP 2020 एम टू अचीव 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, है ना। NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है, यानी कि GER 100% कर देंगे स्कूल में, ये 2030 तक ये बोला गया है। तो आपको फिर मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि अभी स्कूल में GER कितना है। ये तो 2030 तक का टारगेट हमने 100% का बनाया है, तो अभी तो कुछ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होगा, तो आपको बताना है अभी स्कूलों में कितना GER चल रहा है ना, प्राइमरी में कितना है, मिडिल में कितना है, ये सब आपको बताना है, GER कितना है, ये ध्यान रखना, प्लीज बताना। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ रहे हो तो बताओगे भी। As per NEP 2020, adult education curriculum framework will be developed by a new and well-supported constituted body of the NCERT that is dedicated to adult education so as to develop synergy with the build upon NCERTs। ये बेसिकली NEP 2020 के अनुसार वैश्विक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा NCERT के एक नए और अच्छी तरह से समर्थित घटक निकाय द्वारा विकसित किया जाएगा जो वैश्विक शिक्षा के लिए समर्पित है। यानी कि जो अडल्ट करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा वो NCERT द्वारा, और NCERT में एक नया वेल सपोर्टेड बॉडी बनाई जाएगी, वो बेसिकली क्या करेगी, अडल्ट एजुकेशन पे करिकुलम तैयार करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पस दैट चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज। ये याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा या घरेलू भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। और आपको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में 10+2 का सिस्टम था, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिप्लेस करके 5+3+3+4 का आ चुका है, 5+3+3+4 का। तो ये 5 साल, ये 3 साल, ये भी 3 साल और ये 4 साल, ये ईयर्स हैं। जो सबसे पहले 5 साल हैं उनको बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोला गया है? फाउंडेशनल स्टेज।
तो इस पहले 5 साल के अंदर वो 3 साल तो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको आदत डाली जाएगी कि वो स्कूल जाए। एकदम से स्कूल घसीट के ले जाना थोड़ा ना, तो बच्चों को पहले 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो टोटल तो फाउंडेशन स्टेज में 5 साल पढ़ना है, तो 3 साल तो वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में, और फिर 2 साल वो पहली और दूसरी क्लास कर लेगा। यानी कि टोटल फाउंडेशन स्टेज में 5 साल पढ़ लिया ना, लेकिन उसके पास क्लासेस कौन सी हो जाएगी, पहली और दूसरी। फिर आएगा वो नेक्स्ट इस 3 साल में, इस 3 साल में वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, वो सेकंड। तो आपको पता है वो 2 क्लास तो पढ़ के आया है 5 साल में ऊपर वाले में, अब यहाँ तीसरी क्लास से शुरू करेगा प्रिपरेटरी में और 3 साल पढ़ेगा, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास यहाँ तक कर लेगा। उसके बाद आएगी मिडिल स्टेज, वो भी 3 साल की है देखो, और इस मिडिल स्टेज में वो कौन सी क्लास से करेगा, 5 तक तो पढ़ के आए, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये मिडिल स्टेज होगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, उसमें 4 साल पढ़ेगा, तो सेकेंडरी स्टेज में 4 साल यानी कि 9th, 10th, 11th और 12th, तो ये 4 साल आ गई, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। तो आपको ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 10+2 का सिस्टम हटा के कौन सा लेके आए, 5+3+3+4 का। इसका मतलब क्या है, कौन सी स्टेज को कितने साल कहां पे पढ़ेगा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज, इनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन था, द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इन तक्षशिला वाज, तक्षशिला में शिक्षण की प्राथमिक पद्धति क्या थी, यानी किस तरह से पढ़ाया जाता था तक्षशिला में। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि से, डिबेट और डिस्कशन मेथड से, या प्रोजेक्ट बना के, या क्वेश्चन आंसर। आपको कुछ समझ में आ रहा है इतना पढ़ने के बाद? आपको मैं बता दूं, अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां डिबेट और डिस्कशन चलता था, बेसिकली यही चलता था, डिबेट और डिस्कशन, यानी कि वाद विवाद होता था, आपको पता है, और उस पर परिचर्चा चलती थी, है ना, ये ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। जब हमने बात की थी ना कौन कौन से इंटीग्रेट्स होते हैं, इथिक्स वगैरह की बात होती, तो वो कैसे वाद विवाद और परिचर्चा से चीजें उभर के सामने आती थी, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, इन एंशिएंट टाइम्स नालंदा अटेंड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। कह रहा है प्राचीन काल में नालंदा ने तर्क शास्त्र के क्षेत्र में महानतम व सर्वाधिक शानदार उपलब्धियां प्राप्त की है, बिल्कुल की है, ठीक है। ईच प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ 1 सब्जेक्ट ओनली, नालंदा में प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था, बिल्कुल ठीक है, ये स्पेशलिस्ट होते थे, बिल्कुल राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, हमने बात की थी, अगर आपको याद है तो ईयर भी बताया था मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ये दोनों के ईयर बताए थे मैंने आपको, अगर याद है तो। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी, बिल्कुल हुई थी। आपको ईयर अगर याद आ रहा है तो कुछ 1800 का कुछ जिक्र किया था, याद आया? हाँ, मेरे मुंह की तरफ देखो मत, मैं बताऊंगा नहीं, याद करो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, द मेन रीजन ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट वाज द इंक्रीजिंग डिमांड इन दिस प्लेस फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग ओरिएंटल एज वेल एज मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन। इनकी स्थापना का मुख्य कारण क्या होगा, क्योंकि वहां पे ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा के लिए उस शिक्षा की मांग बढ़ गई, बेसिकली इन्होंने ही बढ़ाई है मांग, इनको वर्कर्स की जरूरत थी, सब चीजें सब पता है आपको। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड ड्यूरिंग वोज रेन, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में बनाया गया था? आपको याद आया, कुमार गुप्त प्रथम के काल में, है ना, ये डायरेक्ट हमने बात की थी। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आई क्या? तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है, और बिल्कुल एंशिएंट से हमें बात करते हुए, एंशिएंट इंडिया से क्या क्या चलता था उससे बात करते हुए आपको 1813, 1835, 1854, 1857, ठीक है ना, 1882, है ना, और फिर हम 1902, 1904, है ना, 1917, 19, 1929, है ना, ऐसे चलते हुए 1948, 49, 1952, 53, है ना, 1964, 66, ठीक है, और उसके बाद 1968, उसके बाद 1986, उसके बाद हम 1992, उसके बाद 2020, ये सारी जो हमने शुरुआत करी थी, मैंने कहा था ये सारी चीजें यहाँ तक पढ़ेंगे, तो आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स, जो इतने टाइम में हो सकती थी।
और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि डिटेल कोर्स जो होता है उसमें हम ये हायर एजुकेशन 10-11 घंटे में कराते हैं, तो 1 घंटे में लगभग आपको सारी चीजें करवाने की मैंने कोशिश की है और आई थिंक मैंने ठीक एफर्ट किया होगा। ये तो आप लोग बताओगे सोच समझ के पढ़ के कि आपको कैसा लगा। तो आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। मैं आपको अब इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इसमें हमने नेक्स्ट सेशन जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी एडमिशन ओपन कर दिए हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट जो इसी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लेना चाह रहा है तो 599 में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पेपर 1 का, ठीक है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको क्रैश कोर्स के माध्यम से करवाने की कोशिश की गई है। और अभ्यास बैच में 500 से ज्यादा PYQs हैं। अगर आपको चाह रहा है कि अब मुझे बेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो इस अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको लगता है कि दोनों चीजें मुझे करनी है कि अभ्यास और थ्योरी का रिवीजन, तो 999 में है। तो कहां पे ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। और हाँ, किसी का अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 एजुकेशन है तो इसी वेबसाइट पे 1999 में 1999 रुपए के अंदर आपको 10 की 10 यूनिट्स की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप अभी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए। ये है ना, इन्वायरमेंट साइंस और ये एजुकेशन 1999 में, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और ये लास्ट, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। प्लीज रिलैक्स होके काम करने की कोशिश करें और जो चीजें हमने पढ़ी है उसको बहुत शांति से नोट करें व्हाइट पेज पे और वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करें। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जितना हमसे बेस्ट एफर्ट होता है उतना हम करते रहते हैं। और बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी एथिकल वैल्यूज बनती है कि आप कितने लोगों तक पहुंचाते हो हमें, कितना आप हमसे जुड़े रहते हो। ये सब तो कहने की बात नहीं है, आप वैसे ही समझदार हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।